नमस्कार। नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं लाउड टॉक और आज हमारे साथ देश के सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों में से एक प्रोफेसर अरुण कुमार जी हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार जी को मैं इसलिए नहीं इज्जत करता हूं कि वो देश के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, मैं इसलिए उनकी बहुत इज्जत करता हूं और मैं हृदय से इज्जत करता हूं वो इसलिए कि वो जनता के पक्ष के बारे में सोचते हैं। अर्थव्यवस्था में आम आदमी कहाँ है, गरीब कहाँ है, जो नीतियां बन रही हैं वो उसको कोई फायदा देंगी या नहीं देंगी। मैंने अक्सर देखा है उनकी आलोचनाएं या उनकी लेख, उसके अंदर ये आधार होता है कि ये चीजें पूरे हिंदुस्तान के लोगों को असर करेंगी या नहीं करेंगी। मेरे मन की आज एक चिंता है जो मैं सर आपका स्वागत करते हुए आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो ये कि जो देश में इस समय आर्थिक नीतियां हैं, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इसी मोमेंट, इसी क्षण, इसी लम्हे, देश में दो समस्याएं बहुत भयानक हैं जो दोनों एक दूसरे के पहलू में हैं। जैसे हम कहें कि रोजगार खत्म हो रहे हैं या रोजगार नए बन नहीं रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम कहें कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। तो इन दोनों वाक्यों को लेकर के इस देश के नौजवानों के लिए इस अर्थव्यवस्था में, जिसमें अभी हम और आप हैं, या जो सरकार वैश्विक स्तर पर जो अर्थव्यवस्था लागू होने जा रही है, जिसको वो यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रही है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ ये कितना नौजवानों के हित में है और ये रोजगार और बेरोजगारी का सवाल कहाँ पर जुड़ता है। हम में से हमको कोई और अर्थशास्त्री समझाता नहीं है, आप अकेले हैं जो समझा सकते हैं। प्रोफेसर साहब। धन्यवाद। ये जो आपने प्रश्न उठाया, इसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ये पैंडेमिक आया है, उससे तो क्योंकि रोज़गार ख़त्म हुआ, उससे बेरोज़गारी बढ़ी, क्योंकि लोग बाहर जा नहीं पाए, प्रोडक्शन गिर गया, और जिसको लॉकडाउन कहा गया कि लॉकडाउन में तो आप आपस में मिल नहीं सकते थे, घर से बाहर नहीं जा सकते थे, तो ना दफ्तर जा सकते थे, ना फैक्ट्री जा सकते थे, तो इसलिए तो बेरोज़गारी हुई। लेकिन इसके पहले से समस्या थी। अगर आप देखें कि मार्च 2020 जब से पैंडेमिक शुरू होता है, उसके पहले ही समस्या बढ़ रही थी। उसकी वजह ये थी कि हमारे अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र हैं, एक असंगठित क्षेत्र है और एक संगठित क्षेत्र है। तो जो असंगठित क्षेत्र है वो बहुत बुरी तरह से मार खा रहा है पिछले 5 साल से, जब से नोटबंदी किया। क्योंकि नोटबंदी में जब रुपए की कमी हो गई, क्योंकि आपने रुपए को डिमोनेटाइज कर दिया, तो फिर असंगठित क्षेत्र तो कैश में काम करता है। जब कैश की कमी हो गई तो असंगठित क्षेत्र काम नहीं कर पाया, तो तुरंत असंगठित क्षेत्र पे असर पड़ा। उसके बाद जीएसटी आया, जीएसटी में फिर असंगठित क्षेत्र को जो मार पड़ी उसकी, और फिर उसके बाद एनबीएफसी का क्राइसिस आया। तो आप देखें तो पिछले 5 साल में एक के बाद एक 4 क्राइसिस आए, जिसका असर असंगठित क्षेत्र पे पड़ा, और उसमें 94% लोग काम करते हैं। तो जब 94% लोगों के असर पड़ेगा तो फिर अपने आप ही रोजगार कम हो जाएगा, और जो रोजगार में थे भी उनकी बेरोजगारी हो जाएगी। तो ये पैंडेमिक ने उसको और तेजी से बढ़ा दिया है। क्योंकि होता क्या है कि जब 94% लोगों की रोजगार चला जाए या उनकी आमदनी कम हो जाए, तो मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो उत्पादन भी कम हो जाएगा। जब उत्पादन कम होगा तो रोजगार जो पहले मिलता था वो नहीं मिलेगा और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो आपने देखा था कि 45 साल के पीक पे था हमारा बेरोजगारी का आंकड़ा पैंडेमिक के पहले ही, और पैंडेमिक का और जबरदस्त असर पड़ा मेरे अनुमान से, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल पाए। तो इसलिए करीब 20 करोड़ लोग थे जिनका काम ठप हो गया। यानी कि बेरोजगारी तो शायद इतनी नहीं बढ़ी जो सीएमआई के आंकड़े दिखाते हैं कि 11.2 करोड़ लोग का रोजगार उस समय ठप हुआ। पर मेरा मानना है कि अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे थे लेकिन फैक्ट्री नहीं जा रहे थे, तो आपका रोजगार था लेकिन काम बंद हो गया। तो काम जो बंद हुआ वो 20 करोड़ का बंद हुआ, जबकि रोजगार जो था वो करीब 11.2 करोड़ का सीएमआई के अनुसार। और संगठित क्षेत्र में तो ज्यादा असर पड़ा क्योंकि वही 94% है। पर लेकिन सीएमआई के आंकड़े दिखाते हैं कि जो संगठित क्षेत्र है उसमें भी करीब 1.7 करोड़ लोग हैं जिनका ये नौकरी चली गई, और बाकी जो बचे उनमें से बहुत सारे हैं जिनकी की आय कट गई। जैसे कि मीडिया में 10% से लेकर 40% तक लोगों की जो आमदनी काटी गई थी। तो तरह तरह से आपने देखा कि जो और भी फैक्ट्री है, बाकी जगह है। तो इसलिए जो हुआ ये अभी पैंडेमिक के दौरान, एक तरफ तो रोजगार कम हो गया क्योंकि
काम नहीं हो रहा था, जो रोजगार पैदा होता है, और दूसरा बेरोजगारी हो गई क्योंकि जो रोजगार था भी जिनका वो रोजगार चला गया, और उससे अलग की आमदनी भी कट गई। बहुत लोगों की आमदनी भी घट गई इस दौरान, क्योंकि जब बिजनेस काम नहीं कर रहा था तो उन्होंने आमदनी भी काट दी। तो ये तीनों बातें इस समय सामने आ रही हैं, और अभी क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरह पटरी पे नहीं आई है, मेरे अनुसार अभी भी कम से कम पिछले साल के मुताबिक 10% कम है, तो अभी भी रोजगार पूरी तरह से वापस नहीं आया है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, उसमें डिमांड बहुत है, क्योंकि लोग जो गांव गए वो रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो उनको कहीं रोजगार मिल नहीं रहा, और किसानी की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो इसलिए किसानी में भी रोजगार इतना नहीं मिला। और बाकी अगर आप देखें तो जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे भी जो लोग वापस आए हैं उनको भी रोजगार नहीं मिल रहा, जो जहाँ काम करते थे वहाँ पे फैक्ट्री नहीं खुली है, कुछ हुआ। तो जैसे कि अभी ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि करीब 20% जो बिजनेस थे वो ईएमआई नहीं पे कर पा रहे, यानी कि वो शुरू नहीं हो पा रहे, उनके पास जो है रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो इसलिए वो ईएमआई भी नहीं पे कर पा रहे और वो फेलियर के कगार पे है। तो अगर बिजनेस 20% बंद हो जाएंगे तो फिर और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। उसी तरह कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन जो छोटे छोटे व्यापारियों को रिप्रेजेंट करता है, किराने की दुकानों को रिप्रेजेंट करता है, वो कह रहे हैं कि 30% जो हमारे जो छोटे छोटे बिजनेस हैं वो बंद हो जाएंगे। वजह क्या है कि पिछले 5 साल से डिमांड जो है वो इन जो ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर से अब ई कॉमर्स की तरफ आ रही है, और पैंडेमिक के दौरान तो बेतहाशा बढ़ी। तो जो हमारे कृषि में परेशानी है और जो ट्रेड है उसमें जो परेशानी, और ट्रेड सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉयर होता है, तो जब इतना बड़ा जो आपका जो अर्थव्यवस्था का तबका परेशानी में आ जाए तो अपने आप ही रोजगार भी कम होगा और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। प्रोफेसर साहब, सवाल मेरा ये है कि देश की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी कभी प्राथमिकता पे रही क्या? क्या उसको सही ढंग से किसी भी सरकार ने एड्रेस किया? मैं पिछले 7 सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जी हाँ। 7 साल में तो वादे ही वादे हुए, इनमें क्या हुआ वो कभी कोई व्हाइट पेपर सरकार निकालेगी तो पता चलेगा। लेकिन मैं पूरी अर्थनीति की बात कर रहा हूँ, जो अर्थशास्त्री हैं, जो सरकारें चला रहे हैं। मैं मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी दोनों की तुलना के बात में, क्योंकि एक दूसरे के बाद सरकारें आई, क्या इन सरकारों के प्राथमिकताओं में कहीं बेरोजगारी दूर करना था भी या नहीं था, या सिर्फ कहना था? और चूंकि कहना था इसलिए आपने कहा कि 5 साल से जो हम देख रहे हैं रोजगार नहीं सृजित हो रहे हैं। पैंडेमिक में तो एक सिचुएशन आ गई अचानक, पर उसके पहले अच्छी स्थिति नहीं थी। ये सरकारें क्यों नौजवानों को ध्यान में रख करके अपनी योजनाएं नहीं बनाती? ये सवाल आपकी बातचीत से मेरे दिमाग में खड़ा हो रहा है। आपने सही कहा। असल में क्या हुआ था कि हमारी जो नीतियां हैं आज़ादी के बाद वो ट्रिकल डाउन पे आधारित हैं, कि 2 सेक्टर हैं, एक तो डेवलप्ड सेक्टर है और एक जो कम डेवलप्ड सेक्टर है। तो सारा का सारा फोकस डेवलप्ड सेक्टर पे रहा कि हम मॉडर्नाइज करेंगे, और मॉडर्नाइज करने के लिए बड़े बड़े जो डैम, बड़े बड़े फैक्ट्री, इन पे ज़्यादा वो रहा जोर। तो हमने एम्प्लॉयमेंट पे जोर नहीं दिया, रोजगार बनाने पे जोर नहीं दिया। हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब ये सेक्टर्स एक्सपैंड करेंगे तो जो पिछड़ा सेक्टर है उसको एब्जॉर्ब करता चला जाएगा। लेकिन ये जो मॉडल था वो यूरोप का मॉडल था, आज से 150-200 साल पहले का। उस समय टेक्नोलॉजी में इतना अंतर नहीं था अग्रिम सेक्टर और पिछड़े हुए सेक्टर में। अब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में डिफरेंस आ गया था 1950s तक आते आते। तो जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया बड़े बड़े डैम्स में, मॉडर्न फैक्ट्रीज वगैरह में, तो उसमें रोजगार ज्यादा पैदा नहीं हुआ। और जो कृषि से लोग निकलना चाहिए था, जिनको निकल के जाए और बाकी इंडस्ट्री में, सर्विसेज में जॉब मिलना चाहिए था, वो हुआ नहीं। तो कुल मिला के हमारी जो फोकस रही है पॉलिसी की, वो शुरू से ही रही है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो रेजिडुअल होगा। तो इसीलिए मैंने देखा था 2008-9 में जब एक बार मैं लिख रहा था, तो 80% हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो जाता है संघर्ष क्षेत्र के लिए, और बाकी 20% जो बचता है वो असंघर्ष क्षेत्र के लिए जाता है। तो जहां पे 6% लोग काम करते हैं संघर्ष क्षेत्र में, उनके लिए 80% इन्वेस्टमेंट जा रहा है, और जहां पे 94% लोग काम करते हैं उनके लिए 20% जा रहा है। और उस 94% से वही आधा जो है वो कृषि में है, और कृषि में तो महज 4-5% ही इन्वेस्टमेंट जा रहा है। और जो इन्वेस्टमेंट कृषि में भी जा रहा है वो मॉडर्नाइजेशन के लिए जा रहा है, कि ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, हार्वेस्टर कंबाइन आ रहे हैं,
और ये सारी चीजें मशीनें आ रही हैं, तो कृषि में भी रोजगार पैदा नहीं हो रहा है। तो यानी कि कुल मिला के स्थिति ये है कि 6% के लिए 80% इन्वेस्टमेंट है, वहां रोजगार पैदा नहीं हो रहा, ऑटोमेशन हो रहा है। और कृषि जहां पे कि आधे लोग काम करते हैं वहां पे नहीं हो रहा, क्योंकि वहां मैकेनाइजेशन हो रहा है। तो जो बचा खुचा है वो है हमारा असंगठित क्षेत्र जो कृषि के बाहर है। तो वहां पे जिसको मैं कहता हूँ रेजिडुअल एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि हमारे देश में क्योंकि सोशल सिक्योरिटी तो है नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आपका रोजगार नहीं तो आपको कुछ सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी, तो आप कुछ ना कुछ करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे मैं घर बैठ के चाहे मर जाऊं पर काम नहीं करूंगा। तो वो जो रेजिडुअल जॉब है कि मतलब आपने कुछ ठेला चला लिया, रिक्शा चला लिया, तो सिस्टम क्रिएट नहीं कर रहा जॉब, आपको खुद अपने लिए कुछ रेजिडुअल जॉब जहां पे बहुत थोड़ी आपको इनकम होगी उसमें आपको काम करना पड़ेगा। तो हमारा फोकस शुरू से रहा है इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट टारगेट पे, ना कि एम्प्लॉयमेंट टारगेट करते हुए फिर इन्वेस्टमेंट किया जाए। और यही वजह है कि धीरे धीरे सन 80 के दशक से ये समस्या बढ़ती चली गई कि बेरोजगारी हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और कृषि में परेशानी और ज्यादा होती चली गई। और वहां भी क्योंकि आधे लोग काम करने वाले थे, उनके लिए इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा था, तो वहां पे और परेशानी हो गई। तो इसलिए ये देखा गया है कि कृषि से भी लोग 40% लोग कृषि को छोड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि घाटे का सौदा है, हम छोड़ के जो शहर में आना चाहते हैं, और शहर में नौकरियां है नहीं, शहर में काम बन नहीं रहा, तो वो आके यहाँ पे रिक्शा चला लिया, ठेला चला लिया, सिर पे बोझा धो लिया, यही सब जो काम करते हैं। या एक बस स्टैंड पे थोड़ा सा चना बेच दिया, मूंगफली बेच ली, इन्हीं सब कामों में लग जाते हैं। सर एक सवाल फिर मेरे दिमाग में है जो मुझे नहीं पता आप उत्तर देना चाहेंगे कि नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सरकारें अपनी अर्थनीति अपने अपने किसी विचार के आधार पे बनाती हैं, या सरकार की अर्थनीतियां देश की जरूरत के हिसाब से बनती हैं और अर्थशास्त्रियों की राय से बनती हैं? नंबर 1, अगर अर्थशास्त्रियों की राय से बनती हैं तो क्या ये अर्थशास्त्री देश की बुनियादी समस्याओं को, बुनियादी जरूरतों को नहीं देखते हैं? वो किसी दूसरी विचारधारा को ध्यान में रख करके अर्थनीति बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं, जिससे कि देश की बुनियादी समस्याएं कभी एड्रेस ही नहीं हो पाती हैं। जैसे अपने देश में जितनी भी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कभी एड्रेस ही नहीं हुआ। और रोजगार तो आपने साफ बता दिया कि रोजगार तो बढ़ाने की कोई नीतियां थी ही नहीं। तो देश के अर्थशास्त्री कर क्या रहे थे? सरकारें देखिए उनकी ऐसा बात नहीं सुनती हैं। जी। नहीं, ऐसा है कि देखिए ये एक ढांचा होता है, एक फ्रेमवर्क होता है जिसके तहत आप सोच विचार अपना रखते हैं। तो जब आज़ादी मिली तो उस समय हमारा जो सोच विचार का ढांचा था ये था कि वेस्टर्न मॉडर्निटी एक मॉडर्निटी है, उसकी तरफ हमको बढ़ना है। तो वेस्टर्न मॉडर्निटी को हमने कॉपी किया कि हमको अपने देश को मॉडर्नाइज करना है, बड़े बड़े डैम, फैक्ट्री, जैसे मैंने कहा, तो एक बस जा रही है उस पर हमें जल्दी से उछल के जब पहुंच जाना है। गांधी जी एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि नहीं, हमें एक इंडियन मॉडर्निटी की जरूरत है, और वेस्टर्न मॉडर्निटी जो है वो उस समय हमारे लिए सूटेबल नहीं थी। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब 1947 के बाद हर दशक में एक ना एक क्राइसिस आया है। तो जैसे कि 60s के उसमें एग्रीकल्चर का क्राइसिस आया, जबकि हमको शिप टू माउथ रहना पड़ा 65 to 67, और अमेरिका से खाद्यान्न पदार्थ मंगाने पड़े यल 480 के अंदर, और वर्ल्ड बैंक ने हमें दबाया, डिवैल्यूएशन करा दिया। 70s का दशक शुरू होता है जबकि जबरदस्त इन्फ्लेशन हो जाता है, बांग्लादेश वॉर हो जाती है, और आपने देखा कि उसके बाद इमरजेंसी आ जाती है। 80s का दशक शुरू होता है तो फिर क्राइसिस हो जाता है, IMF के पास हम जाते हैं। 90s का दशक है तो फिर IMF वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं और फिर नव उदारवादी नीतियां अपना लेते हैं। तो आप देखिए कि हर उसमें, क्योंकि हमने बॉटम अप अप्रोच की जगह टॉप डाउन अप्रोच अडॉप्ट किया, और जितने हमारे इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने टॉप डाउन अप्रोच, ट्रिकल डाउन का वो किया। और यहाँ तक कि आर्थर लुईस जो हमारे नोबेल प्राइज जिनको मिला 1954 में, उन्होंने थ्योरी दी थी कि जो एडवांस सेक्टर है उसको आप एडवांस करिए तो अपने आप धीरे धीरे वो बैकवर्ड सेक्टर को एब्जॉर्ब करता चला जाएगा। तो वो मॉडल, जैसे मैंने कहा, वो तो यूरोप का मॉडल था। हमारे यहाँ तो वो संभावना थी नहीं, क्योंकि यूरोप के पास तो कैपिटल भी आ रहा था, कॉलोनीज थी, बाकी उनके पास अमेरिका था जहाँ पे वो अपना एक्सपोर्ट कर देते थे। तो जो मॉडल हमने अपनाया आज़ादी के बाद वो एक सही मॉडल नहीं था। उसमें हमने मिक्स्ड मॉडल भी किया कि हमने कुछ वेस्टर्न इकोनॉमी से फ्री मार्केट का मॉडल ले लिया, और जो रशियन मॉडल को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, तो एक पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का मिक्स्ड इकोनॉमी हमने मॉडल किया। और दोनों ही मॉडल ट्रिकल डाउन के मॉडल थे, टॉप डाउन अप्रोच के मॉडल थे।
तो हमारे इकोनॉमिस्ट जो ट्रेंड थे वो भी इसी उसमें ट्रेंड थे। तो गांधीयन इकोनॉमिक्स वाले तो कोई हमारे यहाँ इकोनॉमिस्ट थे ही नहीं उस समय। तो जो एक तरह से कंसेंसस था हमारे इकोनॉमिस्ट में, पॉलिसी मेकर्स में, कि यही हमारी नीतियां ठीक रहेंगी और इन्हीं नीतियों के साथ हम चलेंगे। लेकिन ये नीतियां हमारे लिए ठीक नहीं थी। और 1991 में आके तो जब हमने वर्ल्ड बैंक, IMF के दबाव में और अमेरिका के दबाव में ये न्यू लिबरल पॉलिसी, नव उदारवाद पॉलिसीज अपनाई, तो और स्थिति खराब हो गई, क्योंकि उसमें तो बिल्कुल ही रेजिडुअल हो गया। कम से कम पुरानी पॉलिसी में तो ये था कि एक जो हमारा फिलोसॉफिकल बेस था कि इंडिविजुअल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम, सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल, तो सिस्टम को सॉल्व करना है। लेकिन ये नव उदारवाद पॉलिसी में तो ये कि आप मार्केट में जाइए, बिकॉज इंडिविजुअल इज नाउ रिस्पॉन्सिबल, कि उसकी गलती है कि वो परेशानी में है। अगर गरीबी है तो उसकी वो गलती है, अगर शिक्षा का अभाव है तो उसकी गलती है, अगर स्वास्थ्य का अभाव है तो उसकी गलती है, उसी को रिजॉल्व करना पड़ेगा मार्केट में जाके। जबकि 1947 की पॉलिसी में था कि नहीं, वो शिक्षा खुद को नहीं दे सकता तो सरकार शिक्षा देगी, और जब क्योंकि स्वास्थ्य वो खुद को नहीं दे सकता तो स्वास्थ्य करेगी। तो ये जो फ्रेमवर्क हमारे थे, इन फ्रेमवर्क के तहत जो आम आदमी है वो मार्जिनलाइज हो गया, और जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे वो भी उन्हीं नीतियों के साथ चले। आपने ये भी देखा कि 1991 के पहले जो लोग जब मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल के साथ थे, वो एकदम से तुरंत शिफ्ट हो गए जब मार्केट इकोनॉमी के साथ चले गए। तो इकोनॉमिस्ट जो हैं वो देखते हैं कि नेशनल फ्रेमवर्क में जो पॉलिसी मेकर है वो क्या अडॉप्ट कर रहा है, उसी के साथ चलते हैं। तो ज्यादातर मतलब 90% जो इकोनॉमिस्ट है वो वही कर रहे हैं। और जो सिस्टम है वो इतना पावरफुल हो गया है कि मार्केट सब रूल कर रहा है। और उसमें आप देखिए इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल भी आता है। जो इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल है वो सरकारों को दबा रहा है, खासकर जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, क्योंकि जो कैपिटल है वो बहुत मोबाइल हो गया है। और कैपिटल मोबाइल होने के साथ साथ अगर आप पॉलिसीज उनके मुताबिक नहीं करते हैं तो कैपिटल भागने लगता है और आपकी करेंसी गिर जाती है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ जाता है और कंट्रोल। यहाँ तक कि फ्रांस में जब मित्रों साहब आए 1983 में, तो उन्होंने कोशिश की कि नीतियां बदले, लेकिन 3 दिन के अंदर इतना कैपिटल बाहर गया कि उनको अपनी पॉलिसी रिवर्स करनी पड़ी। साउथ अफ्रीका में मंडेला साहब आए, उन्होंने भी कुछ इंडिपेंडेंट पॉलिसी ट्राई की, लेकिन 1 महीने में कैपिटल बाहर जाने लगा, उनको भी रिवर्स करना पड़ा। तो जब इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज, इतने दिग्गज नेता, उनको जो रिवर्स करना पड़ा, तो हमारे यहाँ तो हालात बहुत खराब हो गए थे, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल जो क्लास था वो काफी दबाव में आ गया था। इमरजेंसी के बाद से आप देखिए तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका फ्रेमवर्क डेवलप होने लगा था, क्योंकि हमने एक तरह से राइट विंग पॉलिसीज अपनानी शुरू कर दी। सारा जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है वो राइट वर्ड ड्रिफ्ट करने लगा, और हमने वर्ल्ड बैंक, IMF से लोगों को बुलाया, वो एक्सपर्ट लोग हो गए आए, तो वो जो उनकी पॉलिसीज थी वही हमारी जो सरकार की पॉलिसीज बन गई। तो कुल मिला के एक जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क जो था, वो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क 1947 के बाद, फिर 1975 के बाद और 1991 के बाद और भी जो आम आदमी उसको मार्जिनलाइज करता है। और यही दिख रहा है कि असंगठित क्षेत्र का कहीं नामो निशान नहीं आता हमारी पॉलिसीज में। यहाँ तक कि हमारा डेटा गलत है, हमारे डेटा में भी असंगठित क्षेत्र जो है उसका जो कैलकुलेशन होता है संगठित क्षेत्र के आधार पे। तो जब शॉक लगा, नोटबंदी का शॉक लगा, GST का लगा, अब इसका पैंडेमिक का, तो असंगठित क्षेत्र में कितनी गिरावट है उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, उसके बारे में कोई आंकड़ा ही नहीं आ रहा सरकार की तरफ से। तो नीतियां कैसे बनाएंगे? तो अभी भी जैसे हमारा MSME सेक्टर कहते हैं जिसको, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर, उसमें देखिए माइक्रो सेक्टर तो 99% है, स्मॉल एंड मीडियम तो 1% है, लेकिन पॉलिसी बनती है स्मॉल और मीडियम के लिए, माइक्रो सेक्टर मार्जिनलाइज हो जाता है। तो हमने माइक्रो को भी सेपरेट नहीं किया MSME में। तो यानी कि कुल मिला के आप अगर देखेंगे तो आम आदमी तो बिल्कुल एक तरह से मार्जिनलाइज है, क्योंकि हमारा जो टॉप डाउन अप्रोच है, ट्रिकल डाउन अप्रोच है, उसी के चलते हुए हमने जो एडवांस सेक्टर है उसकी तरफ ध्यान दिया है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है, जो गरीब आदमी है, उसकी तरफ ध्यान कभी नहीं दिया। सर, इसका मतलब ये है कि सन 60 और सन 70 में इनर कॉन्ट्राडिक्शन पूरे सामने आ गए थे टोटल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के। तो मैं जानना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि आपकी नजर में ये सरकारें इनके सेंटर में, इनका फोकल पॉइंट कभी इस देश का आम आदमी रहा भी है या नहीं रहा है? क्योंकि अगर कॉन्ट्राडिक्शन क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन सर अगर सामने आए तो सरकार का फर्ज होता है कि उनको एड्रेस करे। और जो चीज आप बता रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन आए, इन्होंने एड्रेस नहीं किया बल्कि उसी को और मजबूत किया, पुख्ता किया। जी हाँ, क्योंकि फ्रेमवर्क जो है, जैसे हमारी अर्थव्यवस्था का जो फ्रेमवर्क चला, वो जब टॉप डाउन ट्रिकल डाउन के आधार पे चला, तो जो नीति निर्धारक थे वो तो अर्बन एरिया से आए,
या उनका जो एक विचार था कि हमें वेस्टर्न मॉडर्निटी को कॉपी करना है, तो वो वेस्टर्न मॉडर्निटी को कॉपी करना ही हमारा गोल बन गया। तो इसलिए बाकी जो कॉन्ट्रडिक्शन है उनको यही सोचा गया कि अच्छा थोड़ा बहुत तब्दीली कर देंगे। तो जैसे कि जब क्राइसिस आया 60s का, जब हमारा एग्रीकल्चर में, कृषि के क्षेत्र में परेशानी आई, हमारा वो हुआ, तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की। और वो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी भी थी, वो भी एक टॉप डाउन ही रहा, क्योंकि उसमें भी मार्जिनलाइजेशन बहुत हुआ कृषि के क्षेत्र में। आप देखेंगे कि 71 का जो सेंसस है उसमें जबरदस्त एक्सपेंशन होता है हमारे एग्रीकल्चर लेबर का, क्योंकि जो छोटे छोटे किसान थे उनकी जमीन चली गई और वो लेबर में कन्वर्ट हो गए। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया, जिससे हमें एक सेल्फ सफिशिएंसी मिली फूड में, वो भी एक टॉप डाउन का ये हिस्सा था। तो वो सॉल्व नहीं हुआ प्रॉब्लम कि गरीब आदमी को, जो गरीब किसान है, उसकी समस्या कैसे हल होगी। उसी तरह 1980 में जब आप देखिए कि हमारी अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया, क्योंकि IMF वर्ल्ड बैंक के पास गए, तो उस समय से जो लग्जरी गुड्स के हैं उसका जो प्रोडक्शन हमने अलाउ किया। मारुति कार आई, कलर टेलीविजन आ गया 1982 में, हमारे वॉशिंग मशीन आई, स्कूटर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये सबका हुआ। तो ये भी सिर्फ टॉप डाउन ही था। इसमें भी ये नहीं समाधान था कि हम गरीबी कैसे कम करेंगे। तो ये सोचा गया कि गरीबी अपने आप कम होती चली जाएगी जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा। तो जो ट्रिकल डाउन है वो तो हुआ नहीं, और वो होना भी नहीं। अब क्या है कि गरीबी की परिभाषा ही भी बदलती चली गई, और गरीबी की परिभाषा अगर हम एक फिक्स लाइन से लेंगे तो गरीबी लगता है कम हो रही है, लेकिन एक्चुअल में गरीबी कम नहीं हो रही है। क्योंकि जो गरीबी होती है वो तो स्पेस टाइम स्पेसिफिक होती है। यानी कि अगर आप गरीब हैं लेह में, तो आपके पास फिर भी बचने के लिए आपके पास कपड़ा होना चाहिए, आपके पास खाना पीना होना चाहिए, नहीं तो एक जाड़ा आप नहीं व्यतीत कर सकते वहां पे। और अगर तमिलनाडु में है तो आप वेष्टी में एक छप्पर के नीचे केला खा के भी गुजारा कर सकते हैं। तो जो गरीबी की रेखा है वो तो परिभाषित होती है कि किस स्पेस में और किस टाइम में। वो ऐसा नहीं कि वो यूनिवर्सल है हर समय के लिए, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि गरीबी की रेखा जो हमने 64 में किया उसको थोड़ा बहुत 90s में तब्दील करके, और हमने कहा कि गरीबी की रेखा से जो लोग नीचे थे वो कम होते चले गए, तो हमारी पॉलिसी सक्सेसफुल होती चली गई। तो सरकार हरदम यही कहती है ग्रोथ होगी तो गरीबी कम हो जाएगी, ग्रोथ होगी तो रोजगार पैदा होगा। लेकिन जो ग्रोथ हो रही है वो एक सर्टेन तबके में हो रही है, एक सर्टेन सेगमेंट के लिए हो रही है, संघर्ष क्षेत्र के लिए हो रही है, और बाकी जो है वो रेजिडुअल है। उनको कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, उसका जो है हमारे नीति निर्धारक ध्यान नहीं रखते। और खासकर 1991 के बाद तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि फिर तो मार्केट आ गया। और मार्केट में क्या है कि जैसे सैमुअलसन साहब ने कहा कि डॉलर वोट चलता है। आपके पास $1 है तो 1 वोट है, मेरे पास $1,00,000 है तो 1,00,000 वोट है। तो मार्केट डिटरमिन होता है आपकी परचेजिंग पावर कितनी है। अब गरीब की परचेजिंग पावर तो है नहीं, तो मार्केट को नहीं डिटरमिन कर सकता, जो अमीर है वही डिटरमिन कर सकता है। तो 1991 के बाद जो वैश्वीकरण का जो सिलसिला है उसको मैं बोलता हूँ बाजारीकरण का सिलसिला। तो ऐसा नहीं कि पहले बाजार नहीं था, बाजार पहले भी था। एक्सचेंज जब आप करते हैं, बार्टर करते हैं, वो भी बाजार है। लेकिन जो अब ये बाजारीकरण है उसमें जो हमारे सारे सोशल इंस्टीट्यूशन हैं उसमें बाजार के प्रिंसिपल आ गए हैं। तो जैसे मोर इज बेटर, मोर इज बेटर के मतलब आज एक शर्ट है तो दूसरी शर्ट तो आप बेटर ऑफ हैं, एक कार है तो दूसरी कार, तो कंज्यूमरिज्म आ गया। अब कंज्यूमरिज्म हमारे जब मासेस के लिए न्यू ओपियम बन गया। हम सबको दिखा रहे हैं कि सबके पास हाथ में मोबाइल फोन आ गया है, कलर टेलीविजन आ गया है, तो अब उसी में लोग घिर गए हैं। जो असली मुद्दे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, और जो हमारे पॉलिटिशियन है वो ध्यान भटकाने के लिए यही बताते हैं कि देखो कितनी कारें चल रही हैं, कितने कलर टेलीविजन आ गए, बड़े बड़े आ गए, है ना। तो न्यू ओपियम ऑफ द मासेस है कंज्यूमरिज्म, और उसमें लोग भटक गए हैं। तो हमारी पॉलिटिक्स भी उसी दिशा में चली गई है, पॉलिटिक्स को भी ये दिशा वही जो कंट्रोल कर रही है। तो कुल मिला के जो एक सारा सिस्टम जो हमारा है उसमें जो भी हमारा फ्रेमवर्क रहा वो सारा का सारा मार्जिनलाइजिंग फ्रेमवर्क है। तो जो ये बाजारीकरण है उसमें मार्जिनलाइजेशन होता है कि जिसके पास कैपिटल है और जिसके पास नहीं है, तो जो हाशिए पे खड़ा व्यक्ति है वो और भी हाशिए पे हो जाता है। तो ये जो एक सारा का सारा जो हमारा फ्रेमवर्क चल रहा है मार्केटाइजेशन का, बाजारीकरण का, जो ये ट्रिकल डाउन का, उसके चलते हुए गरीब आदमी की कहीं कोई गिनती नहीं रह गई है हमारे पॉलिसी मेकिंग में। सर लेकिन अभी एक नई सिचुएशन दिखाई दे रही है जिसके ऊपर आपकी राय चाहिए, वो है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन एक तरीके से, जितने हम अभी आपने शब्द इस्तेमाल किए, गरीब, मार्जिनलाइज्ड पीपल या नीचे का आदमी, उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसान आंदोलन। तो क्या किसान आंदोलन की जो दो मांगे हैं, कृषि कानून रद्द करो और एमएसपी लागू करो, क्या ये हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्विरोध को या संकट को और बढ़ाएंगे, या सरकार को सोचने पर विवश करेंगे कि वो नए सिरे से अर्थनीति के बारे में
लोगों को बिठा ले और बात करे? मुझे लगता है कि सरकार इस समय कोशिश कर रही है कि किसानों को थका दे। वो कितनी देर यहाँ बैठेंगे और वो वापस जाएंगे, और जब वो हार जाएंगे तो फिर एक विवशता वहाँ पे होगी, एक परेशानी होगी। क्योंकि जो हमारी नीतियाँ हैं उनमें बहुत बड़ा प्रेशर हमारे कॉरपोरेट सेक्टर का है, और विदेश में जो एमएनसीज हैं उनका बहुत बड़ा प्रेशर है। तो आपने देखा कि इस समय जब पैंडेमिक में डिमांड की कमी है और 20 करोड़ लोगों के पास आमदनी कम हो गई या उनकी रोजगार खत्म हो गया, तो हम ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज में डिमांड बढ़ाने की जगह हम सप्लाई साइड की जो पॉलिसीज कर रहे हैं कि हम क्या क्या इंसेंटिव देंगे बिजनेस को। तो बिजनेस को इंसेंटिव देने के लिए ये 3 बिल आए, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ही एक हिस्सा था कि ये 3 बिल थे। लेबर ये कोड में रिफॉर्म की बात थी, और जो बाकी मतलब और जैसे कि इसरो में क्या होगा, स्पेस में क्या होगा, और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का क्या होगा। अब जिस समय घर जल रहा है तो आप ये कह रहे हैं कि भाई हम दमकल और खरीद लेंगे, हम दमकल घर और बना देंगे 1 साल 2 साल बाद, तब तक तो आपका घर जल जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है वो भी जो हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क था उसी के तहत चल रहा है, ट्रिकल डाउन है, प्रो बिजनेस है। और यहाँ पे ये सोचा गया कि जो 2014 से सरकार नहीं कर पाई, तो आज पैंडेमिक है उसकी परेशानी के चलते हुए अब ये तुरंत हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी सरकार इस मूड में नहीं है कि वो आम आदमी की परेशानी देखे। जो किसानों ने परेशानी सामने जाहिर की है, किसानी में जो परेशानी थी वो काफी समय से चल रही थी, वो ऐसा नहीं कि पैंडेमिक में आई। जो 2019 के इलेक्शन के पहले आपने देखा तमिलनाडु के किसान दिल्ली में बैठे हुए थे और यहाँ पे क्या क्या वो कर रहे थे। और फिर आप जब मध्य प्रदेश में देखा, फिर आपने महाराष्ट्र में देखा कितने बड़े बड़े रैलीज हुए हैं, दिल्ली के बॉर्डर तक कितनी बड़ी रैलीज आई। तो ये परेशानी बढ़ रही है। किसानों का ये कहना है कि आप जो कर रहे हैं उससे हमारी परेशानी और बढ़ जाएगी, आप हमारी परेशानी कम करिए। और ये जो 3 बिल हैं वो कह रहे हैं कि हम फ्रीडम देंगे। अब वहां पे 85% जो किसान है वो तो छोटे किसान है, उनको क्या फ्रीडम मिलेगी कि वो मार्केट में जाके कुछ चीजें बेच पाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि बाजारीकरण में तो ये होता है कि जिसके पास ज्यादा कैपिटल है, जिसके पास ज्यादा पूंजी है, वही डोमिनेट करेगा। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर जो घुसना चाह रहा है इसमें, जो एमएनसीज हैं वो जो घुसना चाह रहे हैं, उनके हित की बात करेंगे तो ये तो और भी पिट जाएंगे जो 85% है। इसीलिए एक तरह की यूनिटी है किसानों में इस समय जो मुझे दिख रही है। नहीं तो किसानों में भी बहुत डिवीजन था कि अमीर किसान, मझोला किसान, छोटा किसान और जो लैंडलेस है उनके बीच में डिवीजन था। लेकिन अब ये जो बात हो रही है, तो मैं काफी समय से किसानों के बीच में ये कहता चला आया हूँ कि आप रोज जो आपका मजदूर है उसकी आप तनख्वाह बढ़ाइए, आप उसको ज्यादा वेज दीजिए। जब वो वेज ज्यादा देंगे तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, और जब आपकी डिमांड बढ़ेगी तो आपका दाम बढ़ेगा, तो आपको सरकार को एमएसपी के लिए कहना नहीं पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि जब ये किसानों को ज्यादा मिलेगा, रोजगार जो मजदूर है उनको ज्यादा मिलेगा, तो आपस में एक जो मिलके एक जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट करेंगे। जो अभी डिमांड होती रहती है कि हमें ज्यादा प्राइस मिले तो एमएसपी बढ़ेगा, तभी हमें ज्यादा प्राइस मिलेगा। और ये बात सही है कि जब एमएसपी ज्यादा होगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी। अभी एमएसपी जो है वो फुल कॉस्ट प्राइसिंग पे नहीं होता है, तो अगर आप फुल कॉस्ट प्राइसिंग पे करेंगे तो होगा। तो मेरा मानना है कि अगर एमएसपी सारे क्रॉप्स पे दे दिया जाए, अभी तो सिर्फ 23 क्रॉप्स पे है और ये कहा जाता है कि सिर्फ 6% परिवार हैं जो कृषि में उनको फायदा है, लेकिन अगर एमएसपी हर क्रॉप में आ जाएगा तो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है जो राइस का और जो वीट का, वो खत्म हो जाएगा। और आप क्योंकि बाकी चीजें भी प्रोक्योर करेंगे, वहां प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी। तो बिना ज्यादा आपको पैसा खर्च किए, बिना सब्सिडी दिए आपको जो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि एमएसपी सारे क्रॉप्स में होना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना संभव है। उसमें ये बात जरूरी है कि प्रशासनिक आपको जो कठिनाई थोड़ी आएगी, लेकिन जब ऐसा कदम उठाएंगे तो वो आप उससे भी डील करेंगे। और दूसरा ये थोड़ा इन्फ्लेशन तेज होगा, जो मिडिल क्लास वगैरह के ये उस पर असर पड़ेगा। लेकिन क्या हम मिडिल क्लास का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो किसान को गरीब रख के जो बनाना चाहते हैं, या गरीब किसान जो है वो भी प्रॉस्पर करे, मिडिल क्लास भी प्रॉस्पर करे, दोनों साथ मिलकर प्रॉस्पर करें। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन सरकार अभी दबाव में है कॉर्पोरेट सेक्टर के, एमएनसीज के, तो इसलिए वो कर नहीं रही है। सर, ये सिचुएशन तो एक बहुत डरावना सवाल मन में खड़ा करता है, जो मैं आपसे आखिर में पूछना चाह रहा हूँ। आखिरी सवाल मेरा यही है कि ये सिचुएशन तो ये बताती है कि अगर बेरोजगारी इसी जिसको कहते हैं क्रूअल तरीके से बढ़ती रही और उनके पास आमदनी का कोई तरीका नहीं हुआ, आप उनको फ्री इंटरनेट दे करके कितना भरमा पाएंगे? जब थाली में रोटी नहीं होगी, काम नहीं होगा, तो वो कितना मतलब इंटरनेट के ऊपर कितना चैट करेंगे?
तो कल कहीं होकर के इस देश में लॉ एंड ऑर्डर की या कोई छीना झपटी जैसी चीज तो नहीं शुरू हो जाएगी इस स्थिति में, खासकर क्योंकि ये नौजवान हैं जिनके सपने हैं और टेलीविजन उनको कंज्यूमरिज्म जो आपने शब्द इस्तेमाल किया उसको बड़े भयानक तरीके से दिखा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि हम भी ऐसे कपड़े पहने, हमारे पास भी ऐसी गर्लफ्रेंड्स हों, हमारे पास भी इस तरीके घर हों, जो कि संभव हो ही नहीं सकता। तो उनकी आशाएं आप जगा रहे हैं, लेकिन उनके लिए कर कुछ नहीं रहे, उन्हें रोटी के लिए कोई सपना नहीं दिखाई दे रहा है। तो सर ये कहीं एक सोशल अनरेस्ट में या मारपीट में या छीना झपटी में तो हम गृहयुद्ध नहीं कहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक अराजकता जैसी चीज तो कुछ होने की संभावना नहीं होगी अगर ये स्थिति बरकरार रही और सरकार ने इसको एड्रेस नहीं किया तो? आपने सही कहा। मेरा मानना है कि नोटबंदी के बाद से हम उसी दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि असंगठित क्षेत्र बुरी तरह से पिट रहा है। डिमांड जो है वो असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में चली गई। तो मैं प्रेशर कुकर इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन जगन्नाथन जी थे, उन्होंने 2018 में कहा कि हम 5 यूनिट जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, हम 24% पे ग्रोथ हो रही है, इसलिए क्योंकि असंगठित क्षेत्र जीएसटी से डील नहीं कर पा रहा है, डिमांड हमारी तरफ आ गई है। और ये स्थिति और भी जो सारे सेक्टर में है। तो कुल मिला के जो आप कह रहे हैं अराजकता, उसका चांस बहुत बढ़ गया है पैंडेमिक के बाद, क्योंकि अब हुआ ये है कि अब ऑटोमेशन और ज्यादा बढ़ रहा है। जितना ऑटोमेशन पहले था, जितना ई कॉमर्स पहले था, उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। और इसलिए आप देखिए स्टॉक मार्केट जो तेजी में है, क्योंकि जो आपकी टेक्नोलॉजी की कंपनी है, आईटी कंपनी है, जो ई कॉमर्स की कंपनी है, अमेजोन वगैरह है जो अमेरिका में है, उनके पास बहुत कैश आ गया है। जो जियो है उसकी वजह से रिलायंस के पास बहुत पैसा आ गया है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को फेसबुक वगैरह सब इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इस ऑटोमेशन से बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में। और जैसे आपने कहा, उससे अराजकता ही हो सकती है, क्योंकि जब बेरोजगारी बढ़ेगी नौजवान के उसमें, और जबकि उसको आप सपना दिखा रहे हैं टीवी से कंज्यूमरिज्म का, तो वो जब नहीं होगा, तो ये ऑलरेडी मुझे लगता है हो रहा है धीरे धीरे। पिछले 4-6 महीने में भी अराजकता बढ़ती चली जा रही है, लोगों की परेशानी बढ़ रही है। कब तक वो बांध टूटेगा ये कह नहीं सकते। इसलिए हमको अपना डेवलपमेंट मॉडल दोबारा सोचना पड़ेगा। जो हमारा डेवलपमेंट मॉडल है ट्रिकल डाउन का, टॉप डाउन का, जहाँ पे कि जो हम रोजगार पैदा नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे ऑटोमेशन इस तरह से चल रहा है, तो ये हमें सोचना पड़ेगा। और ये भारत में ही नहीं, ये बाकी और देशों में भी यही समस्या इस समय और ज्यादा तेज बढ़ती चली जा रही है। तो मुझे लगता है ग्लोबल लेवल पे इसके बारे में हमें सबको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड में भी आप देखिएगा तो जो सप्लाई चेन है उनको शॉर्टन किया जा रहा है। अमेरिका कह रहा है कि हम सप्लाई चेन इतनी लंबी नहीं रखना चाहते, चीन के थ्रू सब कुछ आए, ये सही नहीं है। यूरोप भी कह रहा है, तो कह रहे हैं कि हमारा कैपिटल वापस आना चाहिए। जबकि भारत कह रहा है कि हम कैपिटल ट्रैक करने के लिए जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, उसका कोई इतना फायदा हमें होने वाला नहीं है। जब पैंडेमिक के पहले भी ऐसा नहीं कि फॉरेन कैपिटल बहुत बड़े मात्रा में आने लगा था, और आएगा भी तो ऑटोमेशन करेगा, और जो और ज्यादा ऑटोमेशन करेगा तो और ज्यादा हमारे बेरोजगारी की समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। जितना अमेजोन बढ़ेगा तो थोड़े बहुत काम क्रिएट होंगे, लेकिन जो ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर है वहां पे जो बहुत सारे लाखों करोड़ लोग हैं, उनकी नौकरी चली जाएगी। तो इससे मेरा ओवरऑल जो है कि ओवरऑल अभी हमें सोचना चाहिए कि किस प्रकार का पैराडाइम हमारे देश के सूटेबल है। जो अमेरिका में कामयाब है वो हमारे देश में कामयाब हो जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके पास कैपिटल बहुत है, उनके पास और ज्यादा साधन है, टेक्नोलॉजी है। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी कम है, कैपिटल भी कम है, तो हमें और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरा मानना है अब जो पैंडेमिक की सेकेंड वेव चल रही है, तो जैसे ये खत्म होती है तो हमें तुरंत अपने जो पैराडाइम के बारे में सोचना पड़ेगा। सरकार पे कितना दबाव बनेगा इन सब का, वो कितना वो नई नीतियां की तरफ सोचेगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं उनको इसके बारे में सोचना चाहिए कि आगे आने वाले समय में किस प्रकार की नीतियां हों, उसके पब्लिक पे जाना चाहिए, पब्लिक को एजुकेट करना चाहिए कि ये क्या होना चाहिए। तो इस कठिन समय है आने वाला। प्रोफेसर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लेकिन इसने डरा दिया हमें, और डरा क्या दिया, हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर रख दी जो सचमुच सच होने वाली है। और आपने सही कहा कि बहुत सारी जगहों पर तो ये सच हो रही है, लेकिन चूंकि कंट्रोल्ड मीडिया है इसलिए सबके सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन यहाँ नहीं आएगी, उससे क्या हुआ, इलाहाबाद में कुछ हो रहा है, सहारनपुर में हो रहा है, बिहार में औरंगाबाद में कुछ हो रहा है, असर तो देश में ही कहीं ना कहीं पड़ रहा है। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं आपसे अगली बार जिस विषय पे चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि आपने फिर एक दिमाग में, असल में हम सब लोग अर्थव्यवस्था से बहुत फैमिलियर नहीं है, लेकिन दिमाग में एक सवाल डाल दिया कि विश्व वर्ल्ड जो कैपिटल है, आपने जिसको
ग्लोबल कैपिटल जैसी कोई चीज कही, इस कैपिटल का हमारे देश की नीतियों पर आपके कहने से ये प्रभाव पर मुझे अंदाजा लग रहा है कि हमारे देश की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी उन जो बिग एमएनसीज एमएनसी। हैं, एमएनसीज हैं, जी हाँ। इनके प्रेशर में सारी चीजें बन रही हैं। तो उसको लेकर के हमारे यहाँ जो सोशल कॉन्ट्राडिक्शन खड़े होंगे और हमारी सोसाइटी की जो जो एक एक थ्रेड है, ह्यूमैनिटी का थ्रेड, वो ना कहीं खत्म हो जाए। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि अगली बार हम इस विषय के ऊपर बात करें और अपने लोगों को बताएं, क्योंकि आपके जैसे लोग जनता के पक्ष में सोचने वाले हैं ही नहीं इस देश में। अब इतना ही आखिर में अनुरोध करेंगे, जो कि बेकार जाने वाला है सरकार से और अर्थशास्त्रियों से, कि कम से कम प्रोफेसर अरुण कुमार जी की दिमाग को हिलाने वाले इन चेतावनियों को सुने और इनका सामना करने के लिए अगर अगर कुछ कर सकते हैं तो करें। प्रोफेसर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। आप बहुत साफ शब्दों में दिमाग को खोलने वाली बातें कहते हैं, इसके लिए आपको पुनः पुनः बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम को समाप्त करता हूं और मुझे लगता है कि दर्शकों को बहुत जानकारी मिली होगी और वो जानकारी जो हमें मिलेगी हम आपसे शेयर करेंगे, उनका जो कमेंट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। आपको। प्रोग्राम समाप्त नमस्ते। करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। अभी वो लाइव चल रहा है ना? नहीं, खत्म हो गया सर। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, वो ऊपर आ रहा है लाइव का ना, उसमें, हाँ सर, इसलिए मुझे लगा। वो 1 सेकंड। हाँ